Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम टू द टॉपिक ऑफ द डे। अब टॉपिक ऑफ द डे मैं आपको बता चुका हूं, बैंकिंग सेक्टर को कवर करने जा रहा हूं फंडामेंटल पैरामीटर्स के जरिए यूडीटीएस वीएसएम के माध्यम से। यूडीटीएस वीएसएम आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस हैं समझने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब हम प्रैक्टिकली किसी चीज़ को समझते हैं तो शायद उस चीज़ को मैं ज़्यादा बेटर वे में समझा पाऊंगा। तो आज हम बैंकिंग को कवर करने जा रहे हैं। अब बैंकिंग को क्यों, ये मैंने यूडीटीएस वीएसएम को लॉगिन कर दिया है। इस स्क्रीन को आप लोग पहले भी देख चुके हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले जा रहा हूँ, सेक्टर्स को क्लिक कर रहा हूँ और सबसे ऊपर आ रहा है ऑल। सबसे पहले मैं ऑल को कवर कर रहा हूँ। ऑल का मतलब यह है इसके अंदर जितने भी सेक्टर्स हैं उसमें सेक्टर वाइज सारे स्टॉक आएंगे। तो अब ये आ गया है मेरे पास सेक्टर वाइज स्टॉक। आप देखें ऊपर आ रहा है मेरे पास ऑटो सेक्टर, ये देखें ऑटो सेक्टर। अब ऑटो सेक्टर के अंदर सारे ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स आ रहे हैं, ये देखिए। और यहां पर देखते चलें, यहां पर मोमेंटम आ रहा है, ग्रीन मतलब डबल अप और ब्लू मतलब अप। और इसको अब मैं ऊपर कर रहा हूं धीरे धीरे। ये सारे के सारे बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो सारे ब्लू और ग्रीन ही नजर आ रहे हैं। और यहां तक करीब 31 स्टॉक्स जो हैं वो मैं देख रहा हूं। यहां पर आप देखें करीब 31 स्टॉक तक हमको ब्लू स्टॉक्स मिले हैं, यानी कि वो स्टॉक्स जिनमें अपवर्ड मोमेंटम है। और उसके नीचे अगर मैं चलता हूं तो हमको और कौन सा सेक्टर मिल रहा है, ये करीब करीब इसके अंदर 95 स्टॉक्स हैं बैंकिंग के अंदर। उसके बाद नीचे शुरू हो गया आईटी, ये आईटी के अंदर भी अब ये ब्लू स्टॉक्स और उसके बाद रेड स्टॉक। इसमें करीब 28 स्टॉक ब्लू हैं, बाकी नीचे शुरू हो रहे हैं रेड में। तो एंड सो ऑन। तो बेसिकली अब मैं बैंकिंग क्यों चूज कर रहा हूं, क्योंकि बैंकिंग के अंदर मुझको ऐसा लगता है कि जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें से ज़्यादा स्टॉक्स या ज़्यादा जो परफॉर्मिंग स्टॉक्स हैं वो बैंकिंग के हैं। तो बैंकिंग इंडस्ट्री को मैंने इसलिए चूज़ किया कि शायद बैंकिंग के अंदर डिमांड ज़्यादा है। एग्जांपल के लिए कि अगर आईटी में 10 स्टॉक हैं और बैंकिंग में भी 10 स्टॉक हैं, और बैंक के स्टॉक जो हैं वो 10 में से 8 जो हैं वो पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव हैं, और आईटी में 2 पॉजिटिव है और 8 नेगेटिव है, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि इस समय जो रुझान है वो बैंकिंग इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा है। और ट्रेडर को क्या चाहिए, ट्रेडर को चाहिए रुझान, ट्रेडर को चाहिए डिमांड, ट्रेडर को चाहिए बेस्ट प्रोबेबिलिटी टू विन। तो अगर बेस्ट प्रोबेबिलिटी टू विन देखनी है तो शायद आज की डेट में मेरे हिसाब से बैंकिंग होगा। तो ये तो मैंने एनालिसिस किया मोमेंटम के तौर पे कि मुझे कौन से सेक्टर में स्टॉक्स को चुनना चाहिए। तो अब मैंने इसमें बैंकिंग को चुना। अब मैं यहां पर क्लिक करने जा रहा हूं बैंकिंग को। अब मैं गया ऊपर बिल्कुल, और मैंने यहां से बैंकिंग को ये बैंक्स आ रहे हैं, बैंक को मैंने चूज किया। अब ये आ गए हैं बैंक्स। अब बैंक्स में भी सबसे पहले मुझे नजर आ रहा है लार्ज कैप, मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप। अगर मैं लार्ज कैप की बात करूं तो लार्ज कैप के अंदर मुझको जो है सबसे ऊपर दिख रहा है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में क्या है, सेफ्टी के पैरामीटर्स हैं, 307 स्कोर मिल रहा है और वैल्यू में 167 का स्कोर मिल रहा है, और दोनों का कंबाइंड जो है वो 474 का जो है वो कंबाइंड स्कोर है, और इसका मोमेंटम भी अपवर्ड है। तो ऑब्वियसली मुझको ये समझ में आता है कि अगर मैं फंडामेंटल पैरामीटर्स देख रहा हूं तो इंडसइंड के जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो बेटर है। तो चलिए अब हम एक काम करते हैं, फटाफट जरा इंडसइंड के पैरामीटर्स को चेक कर लेते हैं। इंडसइंड, अब इंडसइंड के अंदर मैं ये देख रहा हूं, अभी मैं देख रहा हूं सेफ्टी की स्कोरिंग। हमने इसको 2 पार्ट में बांटा हुआ है, सेफ्टी और वैल्यू। सेफ्टी के अंदर हमने कुछ ऐसे पैरामीटर्स लिए हैं जो ये बताते हैं कि ये स्टॉक एक लॉन्ग टर्म के लिए सेफ हो सकता है, और वैल्यू में वो पैरामीटर्स हैं फंडामेंटल के जो ये बताते हैं कि शायद ये स्टॉक जो है वो बेटर वैल्यू बाइंग हो सकता है। तो हमने इसके हिसाब से इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, सबसे पहला पैरामीटर हमने क्या लिया, इंडसइंड का पहला पैरामीटर हमने लिया है मार्केट कैपिटलाइजेशन।
अब मार्केट कैपिटलाइजेशन में हमने सबको स्कोर दिए हैं, जैसे HDFC बैंक को हमने 46 का स्कोर दिया है और इंडसइंड बैंक को हमने 36 का स्कोर दिया है। रीजन क्या है कि HDFC बैंक की जो मार्केट कैप है वो इंडसइंड से बड़ी है, तो इसीलिए उसको मार्केट कैप के ऊपर स्कोर ज़्यादा मिला हुआ है। तो इतने से फर्क से बेसिकली आपको ये समझ में आ जाता है कि हम जल्दी जल्दी एक पीयर स्टॉक्स को या पीयर ग्रुप को फटाफट कंपेयर कर सकते हैं एक ही पैरामीटर के ऊपर। अब अगला पैरामीटर क्या है? ROCE के ऊपर इंडसइंड बैंक का जो ROCE है वो है 5.95 और HDFC का है 5.83। इसीलिए इंडसइंड बैंक को हमने ROCE के ऊपर 19 का स्कोर दिया है और HDFC बैंक को 18 का स्कोर दिया है। ऐसे ही अगर हम और आगे चलें, ROA, उसके बाद ROE, उसके बाद डेप्ट इक्विटी के बाद आ गया आपका क्विक रेशो, फिर उसके बाद इंटरेस्ट कवरेज, प्रॉफिट वेरिएशन ऑफ 3 इयर्स। अब जैसे प्रॉफिट वेरिएशन है, HDFC का जो प्रॉफिट आ रहा है 3 साल का वो है 19.42 और इंडसइंड बैंक का कितना है 11.78। तो यहाँ पर HDFC का जो स्कोर है वो 6 है और इंडसइंड का 3 है। ऐसे ही अगला है OPM में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन HDFC का है 59.29 और इंडसइंड बैंक का है 50.80। इसलिए HDFC का बेटर है और इंडसइंड को 9 नंबर मिले हैं स्कोर में और HDFC को 20। तो इसी तरह से ये जितने भी पैरामीटर्स हैं हम और भी देख लेते हैं पैरामीटर्स इसमें। उसके बाद आता है FII होल्डिंग, उसके बाद और आगे चलते हैं चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, DII होल्डिंग, मार्केट कैप टू कैश फ्लो, अर्निंग यील्ड, डिविडेंड यील्ड। अब अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो डिविडेंड यील्ड 9.95 है किसकी? HDFC बैंक की और इंडसइंड बैंक की है 0.71। यानी कि इंडसइंड की जो डिविडेंड यील्ड है वो कम है, इसीलिए इसको 6 नंबर मिले हैं। HDFC की डिविडेंड यील्ड ज़्यादा है, इसलिए इसको 8 नंबर मिले हैं। तो HDFC का जो वैल्यू है वो बेटर आ रहा है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ पर इसको हमने ज़्यादा स्कोरिंग मिली है। डिविडेंड पे आउट, प्रमोटर होल्डिंग, चेंज इन FII होल्डिंग, चेंज इन DII होल्डिंग, आल्समैन Z स्कोर, इनकॉर्पोरेट डेट वैल्यू। इनकॉर्पोरेट डेट भी हमने इसके अंदर डाला है क्योंकि देखो सेफ्टी के अंदर एक बड़ा मैटर इनकॉर्पोरेशन का भी होता है। ये हमने पैरामीटर बाद में ऐड किया है। 2 कंपनियां हैं, दोनों कंपनियों के रिजल्ट्स बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन एक कंपनी 5 साल पुरानी है और एक कंपनी जो है वो 3 महीने पहले आई है। तो ऑब्वियसली जो 5 साल पुरानी कंपनी है उसको हम बेटर सेफ्टी मानते हैं क्योंकि वो 5 साल से चल रही है और एक जो नई कंपनी आई है उसमें कंपैरेटिवली सेफ्टी कम होगी। तो ये एक पैरामीटर हमने और डाला है इनकॉर्पोरेशन डेट का, ये हमने पैरामीटर अभी नया डाला। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं HDFC का जो सेफ्टी स्कोर है वो है 321 और इंडसइंड का सेफ्टी स्कोर है 307। यानी कि सेफ्टी पैरामीटर्स के ऊपर HDFC बैंक बेटर है और इंडसइंड जो है वो उससे कम है। और अगर मैं अब इसके बाद चलूं, अभी तक हमने देखे थे सेफ्टी पैरामीटर्स, अब मैं जा रहा हूं वैल्यू पैरामीटर्स पे। अगर वैल्यू पैरामीटर्स पे देखें तो इंडसइंड का जो वैल्यू स्कोर आ रहा है वो आ रहा है 167 अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल पैरामीटर्स। और अगर मैं सेम HDFC का देखूं तो कितना आ रहा है? HDFC बैंक का आ रहा है 121। हालांकि HDFC का सेफ्टी स्कोर इंडसइंड से ज्यादा है, लेकिन वैल्यू स्कोर किसका ज्यादा है? इंडसइंड का। और अगर मैं दोनों को कंपेयर जब कर देता हूं तो इंडसइंड HDFC से बेटर स्कोर ले जाता है सेफ्टी और वैल्यू दोनों के ऊपर। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक ही सेक्टर के अंदर डिफरेंट स्टॉक्स का। तो मोटा मोटी आज आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से एक ही सेक्टर के अंदर डिफरेंट स्टॉक्स को या पीयर ग्रुप जो है उनको हम कैसे कंपेयर करते हैं। और
बहुत ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर सारे जो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं वो डले हुए हैं, उसके हिसाब से हमने भाई जो बेटर है उसको नंबर, उसको ऑब्वियसली स्कोर ज़्यादा मिलेगा। तो पहली चीज़ तो ये ना समझें कि जो ये स्क्रीनर आपको दिखा रहा है ये एक लर्निंग स्क्रीनर है, इसको बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि भैया ये स्क्रीनर ज़्यादा रेट दिखा रहा है या ज़्यादा स्कोर दिखा रहा है तो ये लेना है। नो, आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसको प्रॉपर समझ के करें। अंत में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो हमने सेफ्टी और वैल्यू के जो स्कोर्स दिए हैं ये बेसिकली आप लोगों को केवल हेल्प करने के लिए हैं कि आप लोग फटाफट फाइंड आउट कर पाएँ कि किसके पैरामीटर्स बेटर हैं। तो केवल स्कोर्स को देख के आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, ये केवल लर्निंग स्क्रीनर है, इसको लर्निंग तक ही रहने दें। इसके हिसाब से डायरेक्ट मार्केट में आप जो भी परचेजेज है या बाय और सेल करना है वो ना करें। केवल ये समझने के लिए आप अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपनी लर्निंग को बढ़ाएं। आप देखें कि किस तरह से अगर कोई बेसिकली अगर 50 स्टॉकों में से अगर इसने इंडसइंड, कैनरा, यूनियन बैंक ये आपको छांट के दे रहा है कि अब आप अपनी लर्निंग को बहुत स्पेसिफिक कर सकते हो। आप 50 स्टॉक्स को फंडामेंटल स्टडी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 3 स्टॉक का फंडामेंटल रिसर्च करना थोड़ा आसान है। तो बेसिकली ये आपको फिल्टर करके दे रहा है कि हमें कौन से स्टॉक्स में ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, किसके ऊपर ज़्यादा रिसर्च करनी चाहिए और हमें जो भी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजंस हैं फिर उसके बाद ही लेने चाहिए। थैंक यू सो मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूनिटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूनिटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूनिटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.